Good afternoon, students. I am Himlata Yadav, your teacher, review, and today we are going to explain the chapter evolution. And that particular topic I will be explaining, which is the Hardy-Weinberg equilibrium. We are looking at the front is the slideshow of the evolution and the basics of the evolution. You can see I have shared the screen of this with you. So this is the screen recap of Neo-Darwinism. It starts with the recap of Neo-Darwinism. On the basis of criticism, it can be said, natural selection is an important cause of variation, but not it's the sole reason. Recently, the theory had been modified, known as Neo-Darwinism. So criticism के बेसिस पे कहा जा सकता है कि नेचुरल सिलेक्शन इंपॉर्टेंट कॉज होती है वेरिएशन का, बट ये सोल रीजन नहीं होती है, क्योंकि अब नेचुरल सिलेक्शन के अलावा न्यू डार्विनिज्म ऐसा बोला जाता है कि वो थ्योरी है जो न्यू डार्विनिज्म जो थ्योरी है वो बताती है एवोल्यूशन को वो थ्योरी है न्यू डार्विनिज्म जो प्रूव करती है। न्यू डार्विनिज्म एक सिंथेटिक थ्योरी है, इसको मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी भी बोलते हैं। ये इंटीग्रेट करती है दो सेपरेट आइडियाज को, एवोल्यूशन के और जेनेटिक्स को भी ये जोड़ती है उसमें। इट इज बेस्ड ऑन म्यूटेशन प्लस नेचुरल सिलेक्शन एंड आइसोलेशन। तो तीन चीजें न्यूडार्विनिज्म में देखी जाती है, म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन एंड आइसोलेशन। कंपैरिजन अगर हम करें डार्विन का और डीवरिस की थ्योरी का, डीवरिस थ्योरी किसने दी, क्या डीवरिस ने कौन सी थ्योरी दी है? म्यूटेशन की थ्योरी। और डार्विन ने कौन सी थ्योरी दी है? एवोल्यूशन की थ्योरी दी है, नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू। तो एवोल्यूशन इज कॉज्ड बाय माइनर वेरिएशन। डार्विन कहता है कि थोड़े थोड़े वेरिएशन जब ऑर्गेनिज्म में आते हैं थ्रू द रिप्रोडक्शन, रिकॉम्बिनेशन, तो उसकी वजह से ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन में वेरिएशन हो जाते हैं और एवोल्यूशन धीरे धीरे होता है, ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। डार्विन की थ्योरी ये कहती है कि डार्विन की थ्योरी कहती है वेरिएशन बहुत स्मॉल होते हैं, स्लो होते हैं और डायरेक्शनल होनी चाहिए एवोल्यूशन के लिए। जबकि म्यूटेशन की थ्योरी कहती है म्यूटेशन रैंडम होते हैं, सडन होते हैं और डायरेक्शन लेस होते हैं। कभी भी हो सकते हैं सडनली, और रैंडम होंगे, डायरेक्शन लेस होंगे। डीवरीज बिलीव म्यूटेशन कॉज्ड स्पीशिएशन एंड हेंस कॉल्ड सॉल्टेशन। डीवरीज ये कहता था कि म्यूटेशन की वजह से ही स्पीशिएशन हुई है, और वो सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन को सॉल्टेशन कहता था। वेरिएशंस डिफाइन करे जाते हैं एज द डिफरेंसेस दैट अकर इन द कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन द मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज। वेरिएशन सारे वो अंतर हैं जो कि किसी भी स्पीशीज के मेंबर्स में होते हैं, और वेरिएशन continue to exist, species continue to exist in the same form and no new species would have arisen। अगर वेरिएशन नहीं होते तो कोई भी नई स्पीशीज नहीं बन सकती थी। वेरिएशन के कुछ कॉज होते हैं, आप देख रहे हो, जेनेटिक इन्वायरमेंटल वेरिएशन, म्यूटेशन, सेक्सुअल प्रोडक्शन भी वेरिएशन के रीजंस हैं। क्रोमोसोम में म्यूटेशन होना, जीन म्यूटेशन होना, इंसर्शन, डिलीशन, सब्स्टिट्यूशन होना, रैंडम असॉर्टमेंट, क्रॉसिंग ओवर, रैंडम फर्टिलाइजेशन, ये कुछ रीजंस हैं वेरिएशन के। स्पीशिएशन क्या होती है? ओरिजिन ऑफ अ न्यू स्पीशीज। स्पीशिएशन नई स्पीशीज का ओरिजिन है एग्जिस्टिंग वन से रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह से ऑफ अ पार्ट ऑफ इट्स पॉपुलेशन कॉल्ड स्पीशिएशन। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल कहता है कि एल्जेब्रिक इक्वेशन है ये जो बताता है, डिस्क्राइब करता है इक्विलिब्रियम को विद इन अ पॉपुलेशन। ये कहता है लार्ज रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन में जीन पूल को कांस्टेंट रखती हैं फ्रॉम जनरेशन टू द जनरेशन, unless outside forces change कर सके इसे। In such a way, even the rarest form of genes which one would assume would disappear and preserve. Assumption of Hardy-Weinberg equilibrium, mating random होनी चाहिए, किसी mating को preference नहीं देनी चाहिए। For example, capital A male does not prefer and small a female. No mutation are arising, that is alleles must not change, no gene flow is there, exchange of genes between no population and another population must not occur। एंड ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, एजम्पशन है जो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को फॉलो करवाते हैं कि
अगर ये सब चीजें रहेंगी तो एवोल्यूशन नहीं होगा किसी पॉपुलेशन में, जीन पूल कांस्टेंट रहेगा। और इम्पोर्टेंस क्या है, ये कंपेयर करता है पॉपुलेशन के एक्चुअल जेनेटिक स्ट्रक्चर को पूरे टाइम में। जब जेनेटिक स्ट्रक्चर वी एक्सपेक्ट इफ पॉपुलेशन वर इन हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम नॉट इवॉल्विंग, ऐसे पॉपुलेशन जो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में इवॉल्व नहीं कर रहे होते हैं। इफ जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी डिफर फ्रॉम दोज वी वुड एक्सपेक्ट अंडर इक्विलिब्रियम, we assume that one or more of the model assumption are being violated and attempted to determine which one. Consider population whose gene pool contain the Hardy-Weinberg assigned the letter A with the frequency. तो हमने कैपिटल ए से दिखा रहे हैं जीन डोमिनेंट एलील, पी लेटर से दिखा रहे हैं, ब्लू में लिखा है डोमिनेंट एलील ए की फ्रीक्वेंसी को। अगर लेटर स्मॉल क्यू से दिखा रहे हैं एलील स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी को, तो उन पी प्लस क्यू 1 के बराबर होना चाहिए। रीजन किया, रैंडम पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन वुड बी इक्वल, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, ये फॉर्मूला है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। ओवरऑल इक्विलिब्रियम पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, पी प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को, जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट। जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर, जब माइग्रेशन हो जाता है बहुत सारे सेक्शन, बहुत सारे लोगों का एक पूरे सेक्शन का किसी और प्लेस में, तो जीन फ्रीक्वेंसी पुरानी ओरिजिनल पॉपुलेशन से कम हो जाती है और दूसरे वाले में ऐड हो जाती है। जीन फ्लो, जब जीन माइग्रेशन कई बार होता है तो उसे जीन फ्लो कह देते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट, एक्सीडेंटल जीन फ्लो कभी होता है तो फ्रीक्वेंसी जिससे चेंज हो जाए, समटाइम चेंज इन द फ्रीक्वेंसी इज सो डिफरेंट, नई स्पीशीज बन जाती है। और ये ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन से जो नई स्पीशीज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल, उन्हें फाउंडर बोलते हैं, फाउंडर इफेक्ट कहा जाता है। म्यूटेशन भी फैक्टर्स हैं जिससे कि नए फिनोटाइप बनते हैं। ओवर जनरेशन अगर बहुत म्यूटेशन आते रहे तो न्यू स्पीशीज बन जाएंगे। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, इट इज रीशफलिंग ऑफ द जीन कॉम्बिनेशन ड्यूरिंग द क्रॉसिंग ओवर रिजल्ट। एंड natural selection is the process by which the organisms that are best suited to their environment survive and reproduce. Stabilizing selection, the selection in which favors intermediate phenotype. This selection results in the favoring of average individuals. This occurs when the environment does not change, and natural selection does not have to cause change. If environment does not change, there is no pressure well adapted species to change. Fossils suggest that many species remain unchanged long period of geological time. Stabilizing selection, जब स्पीशीज ज्यादा चेंज नहीं होती है टाइम में। डायरेक्शनल सिलेक्शन, जब सिलेक्शन फेवर एक स्ट्रीम ऑफ वेरिएशन और एक ट्रेट को अगर इन्वायरमेंट फेवर करता है तो एक ही डायरेक्शन में इन्वायरमेंट चेंज अगर हो रहा है पर्टिकुलर वे में, तो एक सिलेक्टिव प्रेशर बना देता है स्पीशीज पे, और चेंज करने के लिए इन्वायरमेंटल चेंज के रिस्पॉन्स में वो चेंज होती है। जैसे पेपर्ड मोट है, बैक्टीरियल रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक से, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस, ये सब डायरेक्शनल सिलेक्शन के एग्जांपल है। पीक एक तरफ शिफ्ट हो जाता है। एंड डिसरप्टिव सिलेक्शन इज द सिलेक्शन दैट अकर्स बोथ एक्सट्रीम्स ऑफ द फिनोटाइप, इंटरमीडिएट फिनोटाइप एलिमिनेट हो जाता है इसमें। सिलेक्शन फेवर करता है एक्सट्रीम ट्रेट्स को, therefore occur in the environment change में produce pressure that favors two extreme of character, दो peaks बन जाते हैं। यहाँ पर हम ये देख चुके हैं कि किस तरह से हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम था और उसमें क्या फैक्टर्स उसको डिस्टेबलाइज कर रहे थे, और हमने ये भी देखा कि नेचुरल सिलेक्शन के टाइप्स क्या हैं, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल एंड डिस्ट्रप्टिव। उनके एग्जांपल्स देखे, हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला देखा, p प्लस क्यू होल स्क्वायर, p square plus 2pq is plus q square, so is equal to 1. So that were the topic which I have discussed in this evolution chapter of class 12 biology, CBSE, and I hope it is clear to you, and for more such videos like and share and subscribe my channel. Thank you.